So now we will talk about the complexity of Banker's algorithm. In Banker's algorithm, we have to periodically check need matrix and available matrix, and hence the complexity of Banker's algorithm is going to be mn square. We have already considered this problem in past. ऐसा एक प्रॉब्लम हम लोगों ने देखा था और वहां पे ये बात हुई थी कि सेफ सीक्वेंस अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो सिस्टम को हम लोग डेडलॉक स्टेट में नहीं बोलेंगे कि हमारा सिस्टम डेडलॉक स्टेट में है। अब डिटेक्शन एल्गोरिथम जो है इसके कुछ फीचर्स होंगे। फीचर्स, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम। तो जो कोई एल्गोरिथम हम लोग यूज करें, वो एल्गोरिथम ऐसा हो जो हमको एक्चुअल डेडलॉक डिटेक्ट करके बताए। फैंटम डेडलॉक नहीं चलेगा। एक टर्म आता है इसको बोलते हैं फैंटम, ठीक है। तो फैंटम डेडलॉक नहीं होना चाहिए। मैं यहां लिखता हूं फैंटम डेडलॉक। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैंटम डेडलॉक? तो फैंटम डेडलॉक मींस वी आर टॉकिंग अबाउट अ डेडलॉक व्हिच इज नॉट एग्जैक्टली अ डेडलॉक। हम लोग किसी ऐसे चीज को डेडलॉक डिक्लेयर कर रहे हैं जो एक्चुअल में डेडलॉक है ही नहीं, ठीक है। तो एल्गोरिथम हमेशा फैंटम डेडलॉक अवॉइड करें, ठीक है। व्हेन एंड हाउ ऑफन टू इन्वोक डिपेंड्स ऑन। अब डिटेक्शन एल्गोरिथम है तो इस एल्गोरिथम को कब हमें इन्वोक करना पड़ेगा? तो जब जब डेडलॉक जैसी कंडीशन हमको दिखेगी, डिटेक्शन एल्गोरिथम हम लोग क्या करेंगे? इन्वोक करेंगे। एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल डिसाइड करना होगा आपको कि टी टाइम के बाद हम हमेशा डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम इन्वोक करेंगे, टी टाइम के बाद, ठीक है। अगर ये टाइम पीरियड बढ़ जाए तो होगा क्या? डेडलॉक की जो स्थिति है वो और कॉम्प्लेक्स हो सकती है। तो इसलिए आपको एक टाइम क्वांटम डिसाइड करना होगा, वो ज्यादा कम भी ना हो और बहुत ज्यादा बड़ा भी ना हो, ठीक है। तो जो भी वेंडर्स होंगे ये उनका काम है कि वो कौन सा टाइम पीरियड जो है डिफाइन कर रहे हैं। अब रिकवरी फ्रॉम डेडलॉक। तो डेडलॉक की जो रिकवरी होनी है, डेडलॉक से जो हमको बाहर निकलना है, तो एक तरीका दिया गया जिसको कहा गया प्रोसेस टर्मिनेशन। मैंने लास्ट लेक्चर्स में इस बात का जिक्र किया था कि जब भी आपका सिस्टम हैंग होता है, सिस्टम जब भी आपका हैंग होता है तो दैट इज अ टाइप ऑफ डेडलॉक। तो हम लोग उस समय क्या करते हैं? हम लोग उस समय सिस्टम को रीस्टार्ट कर देते हैं। तो सिस्टम को रीस्टार्ट जब हम लोग करते हैं तो जितने भी प्रोसेसेस हमारे सिस्टम में हैं वो सारे के सारे प्रोसेसेस किल हो जाते हैं। देखो गीता में एक बात बताई गई कि अगर एक गांव का त्याग करने से देश को बचाया जा सकता है
तो गांव का त्याग कर देना चाहिए। अगर एक परिवार का त्याग करके किसी गांव को बचाया जा सके तो परिवार का त्याग कर देना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का त्याग करने से परिवार बच सकता है तो व्यक्ति का त्याग कर देना चाहिए। अब ये जो एग्जाम्पल मैंने दिया है, इस एग्जाम्पल को अब इस सिनेरियो में फिट करके देखो तो हम जब मशीन को रीस्टार्ट कर रहे हैं, जब मशीन हमारी क्या हो रही है, रीस्टार्ट हो रही है, तो मशीन जब रीस्टार्ट हो रही है तो सारे के सारे प्रोसेसेस को हम लोग किल कर चुके हैं। तो सारे प्रोसेसेस को किल करना ये बेटर चॉइस नहीं है। बेटर चॉइस क्या है कि हम लोग कम से कम प्रोसेसेस को किल करने की कोशिश करें, क्योंकि प्रोसेस को हम लोगों ने रिसोर्सेज दिए हुए हैं, हमने एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम उनके प्रोग्रेस पर एक्सपेंड किया है। तो वी हैव टू कंसीडर कि हमारे वो सारे प्रयास, हमारे वो सारे रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन वेस्ट ना हो। इसलिए it is always suggested not to terminate all the processes, but it is always but minimum number of processes should be terminated to break the cycle. So process termination is a way to recover from deadlock. ठीक है, तो एक तरीका यहाँ पे ये बताया गया कि अबाउट ऑल डेडलॉक प्रोसेसेस, जितने भी प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं उन सारे प्रोसेसेस को आप किल कर दें। लेकिन अभी हम लोगों ने देखा कि यार ये एक वाइज डिसीजन नहीं। तो अब क्या कहा गया, अब कहा गया कि अबाउट वन प्रोसेस एट अ टाइम अंटिल डेडलॉक साइकिल इज एलिमिनेटेड। आपके वेट फॉर ग्राफ को देखिए, वेट फॉर ग्राफ में जितने भी प्रोसेसेस हैं उन सारे प्रोसेसेस को टर्मिनेट करने से बढ़िया है कि हम लोग एक एक प्रोसेस को टर्मिनेट करके ये चेक करें कि क्या हम लोग साइकिल को एलिमिनेट कर पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो ये एक वाइज डिसीजन है। लेकिन अब इसके साथ भी चैलेंजेस आएंगे। चैलेंजेस क्या है, तो इन विच ऑर्डर शुड वी चूज टू अबॉर्ट, वो ऑर्डर क्या होगा जिस ऑर्डर में हम लोग प्रोसेसेस को टर्मिनेट करेंगे। तो कहा गया प्रियोरिटी ऑफ प्रोसेस। अब कुछ पैरामीटर्स दिए गए। एक पैरामीटर दिया गया प्रियोरिटी ऑफ प्रोसेस। तो ये मत सोच लेना कि प्रियोरिटी शेड्यूलिंग में वो प्रोसेस सबसे पहले एग्जीक्यूट हो रहा था जिसकी प्रियोरिटी सबसे हाई थी। तो रिकवरी फ्रॉम डेडलॉक में प्रियोरिटी ऑफ प्रोसेस का मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हाई प्रियोरिटी वाले प्रोसेस को टर्मिनेट कर ना। हाई प्रियोरिटी वाला प्रोसेस टर्मिनेट नहीं होगा, लो प्रियोरिटी वाला प्रोसेस पहले टर्मिनेट। ठीक है, तो हम लोग लो प्रियोरिटी वाले प्रोसेसेस को पहले टर्मिनेट करके देखेंगे कि क्या हमारी साइकिल ब्रेक हो पा रही है। अगर हो जाती है तो ठीक है, अदरवाइज हम लोग हायर प्रियोरिटी की तरफ मूव करेंगे। दूसरा क्राइटेरिया क्या दिया गया, हाउ लॉन्ग प्रोसेस हैज कंप्यूटेड, कितने टाइम तक प्रोसेस को कंप्यूट किया गया है। देखो यहीं पे बात आ गई टाइम की, यहीं पे बात आ गई रिसोर्सेस। एक प्रोसेस जिसको हम लोगों ने 1 घंटे का समय दे दिया है, उसको टर्मिनेट करने से बेहतर है कि हम उसको टर्मिनेट करें जो अभी 2 मिनट 4 मिनट पहले, कुछ सेकंड पहले स्टार्ट हुआ है। ठीक है,
तो हाउ लॉन्ग प्रोसेस हैज कंप्यूटेड, इट इज वन मोर पैरामीटर। और दूसरा पैरामीटर क्या है, हाउ मच लॉन्गर टू कंप्लीशन, कितना टाइम कोई प्रोसेस और लेगा कंप्लीट होने। ठीक है, तो अब दूसरे वाले पॉइंट को अगर देखें कि हमारा पैरामीटर ये है कि कोई प्रोसेस कंप्लीट होने में कितने और समय की डिमांड कर रहा है। अगर हमारा पैरामीटर ये है तो हम ऐसे प्रोसेसेस को टर्मिनेट करेंगे जिनके लिए कंप्लीशन टाइम की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। ठीक है, तो कंप्यूटेड वाले में कम टाइम और कंप्लीशन के केस में ज्यादा टाइम। क्लियर हुआ? रिसोर्सेज द प्रोसेस हैज यूज्ड, आप एक प्रायोरिटी रिसोर्सेज के कैटेगरी पर भी कर सकते हो कि कौन सा प्रोसेस किस रिसोर्स को सबसे ज्यादा यूटिलाइज किया है। तो अब यहाँ पे जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होगा उसकी रिस्पांसिबिलिटी होगी कि वो किस प्रोसेस को और किस रिसोर्स को वो की ऐसी प्रायोरिटी असाइन करता है। मसलन हम लोग दो टाइप के प्रोसेसेस को देखते हुए आ रहे हैं, एक को हम लोगों ने बोला सीपीयू बाउंड प्रोसेस और एक को हम लोगों ने बोला है आईओ बाउंड प्रोसेस। तो अगर एडमिनिस्ट्रेटर कहता है कि सीपीयू का वेटेज ज्यादा है तो ऐसे प्रोसेसेस को किल करने से आपको बचना होगा जो जिस प्रोसेस ने सीपीयू का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया है। आप आईओ बाउंड प्रोसेसेस को क्या कर सकते हो, टर्मिनेट कर सकते हो। ठीक है, अब अगला क्राइटेरिया क्या दिया गया, रिसोर्सेज प्रोसेस नीड्स टू कंप्लीट, किस प्रोसेस की कौन कौन सी डिमांड है, किस किस रिसोर्स की डिमांड है कंप्लीट होने की। तो जिसकी डिमांड ज्यादा की होगी उसको टर्मिनेट कर दो, जिसकी डिमांड कम है उसको रहने दो। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था बैंक का, तो मैंने कहा था कि बैंक में कभी ऐसा नहीं होगा कि जीरो कैश है, बैंक में कैश होना चाहिए, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ कैश होना चाहिए। अब मान लीजिए कि बैंक में कहा गया कि मिनिमम 1 लाख रुपया होना चाहिए, बैंक के पास जो है 1.5 लाख रुपए है, तो वो 50,000 रुपए लोगों को विड्रॉल करने की परमिशन दे सकता है। ठीक है, अब मान लो कोई व्यक्ति आके कहता है कि मुझे 50,000 चाहिए पूरा, तो 50,000 उसको पूरा दे दोगे तो तुम्हारे पास थ्रेशोल्ड पे तुम आ जाओगे। अब मान लो कि वही 5 लोग ऐसे हैं जो 10-10 हजार रुपए की डिमांड कर रहे हैं और 10 लोग ऐसे हैं जो 5-5 हजार रुपए की डिमांड कर रहे हैं। तो अब देखो कि जो तुम्हारे पास 50,000 रुपए हैं उस 50,000 रुपए से तुम कितने लोगों की डिमांड पूरी कर सकते हो। तो एक है जहां पे हम 10 लोगों की डिमांड पूरी कर सकते हैं, एक जगह पे हम लोग 5 लोगों की डिमांड पूरी कर सकते हैं और एक जगह पे हम लोग केवल एक व्यक्ति का डिमांड पूरा कर सकते हैं। तो होशियारी किसमें है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की डिमांड पूरी कर दी जाए। तो एक तरीका ये होगा कि भाई चलो 5-5 हजार रुपए जो मांग रहे हैं उनको दे दो, 10 लोगों का काम आज चल जाएगा। ठीक है, अगला क्राइटेरिया क्या है, हाउ मेनी प्रोसेसेस विल नीड टू बी टर्मिनेटेड। अब जरा देखिए यहां पे डिपेंडेंसी चेक हो, यहां पे डिपेंडेंसी की बात हो रही। चलिए आपने डिसाइड किया कि हम एक प्रोसेस को किल कर रहे हैं, तो अगर आप एक प्रोसेस को किल कर रहे हैं और उसके ऊपर 10 प्रोसेसेस की डिपेंडेंसी है तो आप भले एक प्रोसेस को किल करोगे, बैकग्राउंड में 10 प्रोसेसेस अपने आप किल हो जाएंगे।
कैस्केडिंग टर्मिनेशन याद आ रहा है, हम लोगों ने इसको पढ़ा हुआ है, कैस्केडिंग टर्मिनेशन। और एक जगह पे है कि भाई साहब आप 3 प्रोसेस को ही केवल किल कर रहे हैं, तो हम लोग 3 प्रोसेस को किल करना प्रीफर करेंगे। जहां पे डिपेंडेंसी कम से कम होगी ऐसे प्रोसेस को टर्मिनेट किया जाए। और प्रोसेस वाइज क्राइटेरिया लगा दिया गया कि इंटरेक्टिव प्रोसेसेस और बैच प्रोसेसेस में से आप सेलेक्ट कर लीजिए किसको टर्मिनेट करना है। तो कोई सेट रूल नहीं है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव तो हमारा यही है कि हमें डेडलॉक से बाहर निकलना है और प्रोसेस को टर्मिनेट करना है। लेकिन कोई फिक्स्ड गाइडलाइन नहीं है, ये सारे के सारे गाइडलाइन दिए गए और इसके अलावा और भी गाइडलाइन हो सकती है। ठीक है, अब जरा देखिए, तो मैंने एक बात बोला था कि प्रोसेस स्टारवेशन में भी जा सकता है। तो प्रोसेस स्टारवेशन में कब जाएगा? जब हम एक ही प्रोसेस को बार बार सेलेक्ट कर रहे हो टर्मिनेट करने के लिए। अगर एक ही प्रोसेस बार बार टर्मिनेट होने के लिए सेलेक्ट किया जा रहा है तो वो तो प्रोसेस कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे कि ये प्रोसेस जो है, ये जो विक्टिम प्रोसेस है, इसको मतलब टर्मिनेशन में इस बात का ध्यान रखना होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि स्टारवेशन जैसी कोई चीज सामने आ जाए। ठीक है, देखिए, रिकवरी फ्रॉम डेडलॉक। तो जो सिस्टम मॉडल अपना था, सिस्टम मॉडल क्या बोल रहा है कि अगर हमने किसी प्रोसेस को कोई रिसोर्स दे दिया है तो प्रोसेस रिसोर्स को तब छोड़ेगा जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। अब यहां कहा गया कि नहीं, सिस्टम मॉडल को थोड़ा चेंज करिए। क्या? तो रिसोर्स प्रीम्पशन। और सिस्टम मॉडल में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? स्लाइड में चेंज कर रहा हूं, देखिए सिस्टम मॉडल क्या था इसका, देखिए नो प्रीम्पशन। ठीक है, सिस्टम मॉडल क्या था? नो प्रीम्पशन का। और यहां क्या बताया जा रहा है कि रिसोर्सेस को छोड़ने की बात की जा रही है। तो अगर ऐसा हो सकता है तो और बेहतर है। अब देखिए, प्रोसेस को सेलेक्ट करना टर्मिनेट करने के लिए, तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसको बोलते हैं सिलेक्शन ऑफ विक्टिम्स। सिलेक्शन ऑफ विक्टिम्स। तो सिलेक्शन ऑफ विक्टिम की जब भी बात उठेगी, हमारी कोशिश क्या होगी? कास्ट कम से कम हो। और इसके पीछे जरा देखिए, तो ये सारी चीजें बेसिकली किसको बता रही है? कास्ट को बता रही है। अब एक तरीका बताया गया रोल बैक होने का। तो रोल बैक होने का तरीका क्या है कि चलिए, हमको ये पता है कि ये पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारा सिस्टम स्टेबल है, तो हम लोग वापस अपने सेफ स्टेट पे वापस आ जाए और अब प्रोसेस को हम लोग रीस्टार्ट करें। जैसे हम लोग अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को एक पॉइंट पर स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे हमने कहा कि इस समय मेरा सिस्टम जो है बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है और मैं चाहता हूं कि मेरा सिस्टम हमेशा इसी तरीके से काम करे। तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे मेरे सिस्टम का जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगा, जो भी स्टेट होगा, उसको मैं सेव कर लूंगा। और जब कभी भविष्य में मुझे कोई दिक्कत दिखेगी तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये ऑप्शन देता है। जैसे कभी कभी जब तुम लोग मशीन को रीस्टार्ट करते रहते हो, इम्प्रॉपर शटडाउन करते रहते हो, तो लिख के आता है कि आप मशीन को सेफ मोड में लेके जाना चाहते हो, नॉर्मल मोड में लेके जाना चाहते हो,
या फिर लास्ट गुड नोन कॉन्फ़िगरेशन, लास्ट गुड नोन कॉन्फ़िगरेशन आप यूज करना चाहते हो। तो अगर हमने कोई स्टेट सेव करके रखा है और अब हम अपना ऑप्शन दे रहे हैं कि यस आई जस्ट वांट टू कीप माय मशीन इनटू द लास्ट गुड नोन कॉन्फ़िगरेशन, तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे मशीन को उसी स्टेट में लाकर रख देगा। ठीक है, और ये बात स्टारवेशन की, जिसको लेके मैं तभी से चर्चा कर रहा हूं। ठीक है, स्टारवेशन सेम प्रोसेस may always be picked as victim, include number of rollback in cost sector। एक ही प्रोसेस बार बार विक्टिम के तौर पर सेलेक्ट हो रहा है, बार बार इसी प्रोसेस को हम लोग टर्मिनेट कर रहे हैं, और ये प्रोसेस कभी भी कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, मैं अब सारे स्लाइड्स को एक बार शुरू से दिखा देता हूं। यहां से हम लोगों ने शुरू किया था, इतनी सारी बातों को हमें पढ़ना था, ये अपने इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव था, ये प्रॉब्लम थी। आगे हम लोगों ने एग्जांपल लिया है ट्रैफिक जाम का। देखिए यहाँ पर बात निकल के आई कि स्टारवेशन इज पॉसिबल। ये देखिए सिस्टम मॉडल है। ठीक है, और यहाँ पे बात किसकी आ रही है, देखिए नो प्रिम्पशन की बात आ रही है कि कोई भी रिसोर्स तब रिलीज किया जाएगा जब प्रोसेस अपने आप को क्या कर ले, कंप्लीट कर। ये रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ की बात हो रही है। यहाँ पे प्रोसेस को सर्किल से, रिसोर्स को रेक्टेंगल से दिखाया जाएगा। यहाँ मल्टीपल, यहाँ 4 इंस्टेंसेस दिख रहे हैं। ये रिक्वेस्ट किया जा रहा है, एरो अगर प्रोसेस से रिसोर्स की तरफ होगा तो रिक्वेस्ट किया जाएगा, रिसोर्स से प्रोसेस की तरफ होगा तो असाइनमेंट हुआ होगा। ये ग्राफ का एग्जांपल, ये भी ग्राफ का एग्जांपल, देखिए ये भी ग्राफ का एग्जांपल, जिसमें कह रहा है कि साइकिल है, साइकिल है लेकिन डेडलॉक नहीं है। क्योंकि देखिए P1 को कंप्लीट होने के लिए एक सिंगल इंस्टेंस चाहिए, P2 को कंप्लीट होने के लिए एक सिंगल इंस्टेंस चाहिए। तो P4 और सॉरी P4 को कंप्लीट होने के लिए एक सिंगल इंस्टेंस दिया गया है, P2 को कंप्लीट होने के लिए एक सिंगल इंस्टेंस दिया गया है। तो P4 और P2 में से जो कोई प्रोसेस पहले टर्मिनेट हो जाएगा, वो अपने रिसोर्स को क्या कर देगा, उपलब्ध करा देगा। फिर P3 क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, P3 रिलीज कर देगा, P2 कंप्लीट हो जाएगा, P1 कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद P2 कंप्लीट हो जाएगा। साइकिल का होना डेडलॉक की गारंटी नहीं है। सिस्टम डेडलॉक में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, प्रिवेंशन की बात हो रही है। सर्कुलर वेट जैसी कंडीशन से बचना चाहिए। सेफ स्टेट, जिसके बारे में मैंने ये कहा था कि सेफ स्टेट यूनिक नहीं होंगे, एक से ज्यादा सेफ स्टेट हो सकते हैं। बेसिक फैक्ट्स, साइकिल है, जरूरी नहीं है कि डेडलॉक हो। देखिए सेफ अनसेफ, अनसेफ में डेडलॉक होगा, सेफ स्टेट है, साइकिल है तो डेडलॉक नहीं होगा। अवॉइडेंस एल्गोरिथम, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, बैंकर्स एल्गोरिथम केवल तब एप्लीकेबल होगा जब हमारे पास रिसोर्सेस के मल्टीपल इंस्टेंसेस होंगे। सिंगल इंस्टेंसेस के केस में हम लोग रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ से वेट फॉर ग्राफ बनाएंगे। वेट फॉर ग्राफ में अगर साइकिल दिखेगी
तो हम लोग बोलेंगे कि यस, सिस्टम इज इन डेडलॉक स्टेट। साइकिल कंफर्मेशन होगा डेडलॉक का कब? साइकिल डेडलॉक का कंफर्मेशन तब होगा जब अपने पास रिसोर्सेस के सिंगल इंस्टेंसेस होंगे। दिस इज बैंकर्स एल्गोरिथम। 4 टाइप की मैट्रिक्स: अवेलेबल, मैक्स, एलोकेशन, नीड। अवेलेबल, मैक्स और नीड, इनका ऑर्डर क्या होगा? n क्रॉस m होगा। n इज नंबर ऑफ प्रोसेसेस, m इज नंबर ऑफ रिसोर्सेस टाइप। लेकिन एलोके जो अवेलेबल होगा वो हमेशा 1 क्रॉस m होगा। सेफ्टी एल्गोरिथम डिस्कस हुआ था, न्यूमेरिकल भी अच्छे खासे हो गए हैं। और यहां से हम लोगों ने आज की बात सुनी। ठीक है, दिस इज कॉम्प्लेक्सिटी एंड दिस इज एंड ऑफ दिस चैप्टर। अब इस चैप्टर के बाद हम लोग एक्सप्लोर करेंगे कंसेप्ट ऑफ मेमोरी। ठीक है, मैं ये जो इतनी सारी बातें दिख रही हैं, ये सारे के सारे पैरामीटर्स हैं। दीज आर द पैरामीटर्स टू कीप द कास्ट लो। और कास्ट को लो करने वाली बात यहाँ पे बताई जा रही है। ठीक है, तो